पीताम्बर बजाज और निर्मला को यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने रंजन वर्मा की आवाज फोन पर सुनी है, वो जिसे 1 साल पहले वो कत्ल करवा चुके थे। अगर वो रंजन वर्मा की ही आवाज थी तो फिर वो जिंदा होगा और अपने माँ बाप के पास होगा। पीताम्बर बजाज ने फोन के जरिए रंजन के बाप से राब्ता किया, फिर कहा, रंजन को लापता हुए 1 बरस गुजर चुका है। मैं निर्मला के साथ आपके पास आ रहा था, उसी वक्त हमें फोन पर आपके बेटे रंजन की आवाज सुनाई दी। हमें ऐसा लगता है कि वो जिंदा है और किसी मुश्किल में है। रंजन के बाप ने कहा, नहीं बजाज साहब, अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। हमने भी फोन पर उसकी आवाज सुनी है, उसकी आत्मा हमसे बोल रही थी। पीताम्बर बजाज बोला, वर्मा साहब, आप इतने तालीम याफ्ता हैं और प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं, इस साइंसी दौर में कह रहे हैं कि रंजन की आत्मा बोल रही थी। रंजन का बाप बोला, बजाज साहब, हम साइंसी तरक्की के जमाने में हैं, लेकिन अपने धर्म को झुटला नहीं सकते। हमारे धर्म के अनुसार मनुष्य 7 जन्म लेता है। आवागौन यानी एक के बाद दूसरा जन्म लेना हमारे शास्त्रों में लिखा है। बजाज बोला, क्या रंजन की आत्मा ने कहा है कि उसने दूसरा जन्म लिया है? रंजन का बाप बोला, जी हाँ, वो किसी अनजाने आदमी के शरीर में समाकर फिर इस दुनिया में आ गया है। पीताम्बर बजाज बोला, फिर तो उसे आपके पास आना चाहिए। उसका बाप बोला, वो आएगा, मगर हमारे पास आने का समय अभी नहीं आया। बजाज बोला, हमें यकीन तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपने धर्म और शास्त्रों से इनकार नहीं कर सकते। मगर एक बात है, मेरी बेटी से उसकी सगाई हो चुकी है। अब उसकी आत्मा किसी के भी जिस्म में समाये, वो आपका बेटा रहेगा और मेरा दामाद। उसकी शादी निर्मला से होगी। रंजन का बाप बोला, होना तो ये चाहिए, मगर एक राज की बात है, हम आपस में समझी हैं। मैं आपको ये राज बता रहा हूँ, आप किसी और से जिक्र न करें। पीताम्बर बजाज बोला, मेरे होने वाले दामाद का राज मेरा राज रहेगा, आप मुझ पर भरोसा करें, प्लीज बताएं। रंजन के बाप ने कहा, रंजन की आत्मा ने कहा है कि उसके कुछ दुश्मनों ने उसे हलाक किया है। उसकी आत्मा भटकती रही, फिर एक जवान जिस्म में आ गई और अब उन दुश्मनों से बदला लेने के बाद शायद हमारे पास आए, मगर अभी हमसे नहीं मिलेगा। ये बातें सुनकर पीताम्बर बजाज परेशान हो रहा था। उसने कहा, हे भगवान, किन जालिमों ने मेरे होने वाले दामाद को मार डाला, मुझे बताएं, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रंजन का बाप बोला, मैंने पूछा था, मगर उसकी आत्मा ने मुझे भी नहीं बताया और मना किया कि ये बात किसी को न बताऊं। आपसे हमारा गहरा नाता न होता तो मैं आपको भी न बताता, मगर हमारे दिल को ये ढारस मिली है कि वो दुश्मनों से इंतकाम लेने के बाद उस जवान के नए जिस्म में हमारे पास आएगा। बजाज बोला, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द आपके पास आए और निर्मला बहू बनकर आपके घर चली जाए। अगर वो दूसरी बार फोन करे तो उससे कहें कि वो अपनी निर्मला से बात करें। मेरी बेटी उसकी जुदाई में उदास रहती है। उसने फोन बंद करके निर्मला को सारी बातें बताईं। वो सुनने के बाद बोली, ये बकवास है। धर्म की बातें अब फिल्मों में रह गई हैं। कोई हीरोइन या हीरो मौत के बाद नया जन्म लेकर फिल्म देखने वालों में दिलचस्पी पैदा करता है। डैड, मेरा दिमाग कहता है कि रंजन गोली खाकर समंदर में गिरा था और माहीगीरों के जाल फेंकने से पहले तैरता हुआ कहीं दूर निकल गया। बजाज बोला, यही बात समझ में आती है, लेकिन वो 1 बरस तक कहाँ छुपा रहा था और हमसे इंतकाम लेने क्यों नहीं आया? निर्मला बोली, शायद हमारे आसपास जाल बिछाने और हमें किसी तरह बेबस कर देने का बंदोबस्त लगा रहा होगा। बजाज बोला, मैं भी देखूंगा उसने कैसे जाल बिछाए हैं और हमें किस तरह बेबस करेगा। एक बार मरते मरते बच गया, फिर भी उसकी अक्ल में ये बात नहीं आई कि मैं कितनी ताकत और इख्तियारात वाला हूँ। उन सब के लिए शिल्पा अभी जिंदा थी और वो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि बीना अब शिल्पा बनी हुई है और रॉ के कई अहम राज बीना के पास हैं। पीताम्बर बजाज के ख्वाब ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि शिल्पा और रंजन वर्मा मिलकर उसके खिलाफ चालें चल रहे हैं। बीना ने पीताम्बर बजाज से फोन पर बात की। उससे पूछा, बजाज, क्या मेरी आवाज पहचान रहे हो? वो बोला, शिल्पा, मैं लाखों में तुम्हारी आवाज पहचान सकता हूँ, तुम मुझसे मिलती क्यों नहीं हो? क्या इतना नहीं समझ सकती कि माफिया के चंद खुदगर्ज लोग तुम्हें मेरे खिलाफ बहका रहे हैं? मैं तुम्हारे डैडी का पहले भी वफादार था, आज भी वफादार हूँ। ये गलत प्रोपेगेंडा है कि मैं तुम्हारे बाप की जगह गॉडफादर बनना चाहता हूँ। बीना ने कहा, क्या ये गलत है कि तुम रॉ वालों के ताउन से एक सूबे के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? बजाज बोला, यही तो हमें आपस में लड़ाने की चालबाजी है। मैं बेशक सियासत में आकर मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन रॉ वालों की मदद से नहीं, तुम्हारे एतमाद से और मदद से। बीना उर्फ शिल्पा ने कहा, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? बजाज बोला, तुम्हारे पास रॉ के कई अहम राज हैं। वो उन राजों की खातिर तुम्हें मार डालना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा मौका हाथ आया है कि हम रॉ वालों को धोखा देकर ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं। बीना ने पूछा, वो कैसे? बजाज बोला, तुम तमाम अहम राज अपने ही पास रखो, सिर्फ उनकी फोटोस्टेट कॉपी मुझे दे दो,
मैं रॉ के डीजी से कहूंगा कि मैंने शिल्पा को कत्ल किया है। कोठी के अहाते में जो लाश पाई गई थी और जिसका चेहरा गोलियों से छलनी कर दिया गया था, वही दरअसल शिल्पा थी। वो अहम राजों को उस कोठी से निकालकर दूसरी जगह ले जा रही थी। मैंने उसे कत्ल करके वो तमाम राज छीन लिए हैं। बीना बोली, अच्छा समझ गई। तुम अपनी बातें सच साबित करने के लिए उन राजों की फोटोस्टेट कॉपियां रॉ के डीजी को दोगे, लेकिन वो असल दस्तावेजात, वीडियो और ऑडियो फिल्म तलब करेगा। बजाज बोला, मैं उससे ये कह सकता हूँ कि असल चीजें देकर मैं शिल्पा की तरह कत्ल नहीं होना चाहता। वो तमाम अहम राज हासिल करने के बाद रॉ वाले मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने लंदन में कालिया को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा हुआ है कि अब उन राजों तक कालिया ही उन्हें पहुंचा सकता है। बीना बोली, जब उन्हें मालूम होगा कि वो तमाम राज तुम्हारी तहवील में आ गए हैं तो वो लंदन में मेरे डैडी को खत्म कर देंगे। बजाज बोला, कैसी बातें कर रही हो? जब असल राज तुम्हारे पास रहेंगे तो क्या मैं तुम्हारे डैडी को नुकसान पहुंचने दूंगा? जरा सोचो, तुम्हारे डैडी लंदन से वापस आकर पहले की तरह गॉडफादर रहेंगे और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो हमारी ताकत और इख्तियारात कितने बढ़ जाएंगे। बीना और शिल्पा बोली, हाँ तुम बड़ी जहानत से बातें समझा रहे हो। मैं तुम्हें इन चीजों की फोटोस्टेट कॉपियां, ऑडियो और वीडियो की अधूरी डुप्लीकेट दूंगी। 1 घंटे के बाद ऐसी जगह मिलो जहां हमारे अलावा और बहुत से लोग हों। अभी बेएतमादी की बात कर रही हूँ। भीड़ में तुम्हारे आदमी छुपे होंगे तो मेरे भी मुहाफिज खतरे के वक्त उस भीड़ से निकल आएंगे। बजाज बोला, इसमें शुबा नहीं कि तुम ज़हीन हो। ऐसे काम तन्हाई में छुपकर होते हैं, लेकिन तुमने अपने तहफ्फुज के लिए उल्टा तरीका इख्तियार किया है। ठीक है, मेरी नीयत में खोट नहीं है। बोलो, मुझे कहाँ आना चाहिए? वो बोली, राज कपूर फिल्म स्टूडियो में। तुम चेहरे से मुझे नहीं पहचान सकोगे। मेरे शाने पर एक नीला बैग लटका होगा जिसमें तुम्हारी मतलूबा चीजें होंगी। नीले बैग की तरह मैं नीली साड़ी में होंगी। बजाज बोला, ठीक है, मैं 1 घंटे के बाद वहां पहुंचकर साबित कर दूंगा कि अब भी तुम्हारा और कालिया का वफादार हूं। राब्ता खत्म हो गया। बीना ने माफिया की एक जवान औरत को नीली साड़ी और नीला बैग दिया। उसमें अहम राजों के सिलसिले में बहुत कुछ मौजूद था, मगर वो असल कॉपियां नहीं थी। बीना ने मुझसे कहा, तुम कुछ शराइत उससे मनवाना चाहते थे? मैंने कहा, हाँ। वो रॉ के डीजी को आज ही ये सब कुछ देकर कहेगा कि इन राजों की असल कॉपियां उस वक्त दी जाएंगी जब पाकिस्तान में उनके दहशतगर्द दुर्दाना बेगम के 4 सियासतदानों को पार्टी छोड़कर या तो ऑपोजिशन में चले जाने पर मजबूर करें या तहरीर लिख कर रूपोश हो जाएं कि वो फिलहाल अपनी मर्जी से सियासत छोड़कर खुफिया तौर पर मुल्क छोड़कर चले गए हैं। मेरी ये बातें उस नीली साड़ी वाली डमी बीना को समझाई जा रही थी। मैंने कहा, रॉ के दहशतगर्दों को सख्ती से ताकीद की जाएगी कि दुर्दाना बेगम के 4 सियासतदानों को हलाक न किया जाए, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये गवारा नहीं करूंगा कि मेरे मुल्क के सियासतदान, खा वो करप्ट और चालबाज हों, भारतीय या किसी भी गैर मुल्की दहशतगर्दों के हाथों मारे जाएं। वो पाकिस्तान के मुजरिम हैं, लिहाजा मुझ जैसा कोई भी पाकिस्तानी उनका मुहासबा करेगा। किसी गैर को उसकी इजाजत देकर मैं पाकिस्तानी कौम की तौहीन नहीं करना चाहता। बीना ने अपनी डमी से कहा, पीताम्बर बजाज रॉ के डीजी से दूसरी शर्त मनवाए कि पहले उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, फिर वो तमाम अहम असली राज उनके हवाले कर दिए जाएंगे। उस डमी को फिल्म स्टूडियो की तरफ रवाना करने के बाद मैं बीना के साथ कार में बैठकर पीताम्बर बजाज के बंगले की तरफ जाने लगा। मैंने मोबाइल के जरिए उसके घर का फोन नंबर पंच किया। निर्मला ने रिसीवर उठाकर पूछा, कौन बोल रहा है? मैंने कहा, मेरी आवाज सुनकर पहचान लो, कौन बोल रहा है? वो बोली, ओ तुम रंजन, ये आत्मा वाला ड्रामा क्यों कर रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, पहले तुम्हारे डैडी से मिलूंगा, उन्हें फोन दो। वो बोली, डैडी अभी थोड़ी देर पहले गए हैं, शाम को उनसे मुलाकात हो सकती है। मैंने कहा, शाम को ही सही, अगर वो मौजूद रहेंगे तो मैं खुद उनके बंगले में मिलने आऊंगा और आने से पहले फोन करूंगा। मैंने फोन बंद करके बीना से कहा, पीताम्बर बजाज स्टूडियो की तरफ गया है, बंगले में निर्मला तन्हा है, मुलाजिम और 1-2 गार्ड्स होंगे। हमने बंगले के करीब पहुंचकर अपने अपने रिवॉल्वर में साइलेंसर लगाया, फिर बीना कार ड्राइव करते हुए बंगले के गेट पर पहुंची। मैंने वहां खड़े हुए गार्ड को गोली मारी, कार से उतरकर गेट को खोला, फिर आगे बैठ गया। कार पोर्च में पहुंची, वहां एक मुसल्ला गार्ड था। पूछना चाहता था कि हम कौन हैं, लेकिन पूछने से पहले ही रिवॉल्वर की एक गोली ने उसे खत्म कर दिया। हम दोनों तेजी से चलते हुए बंगले के अंदर आए। ड्राइंग रूम में निर्मला अपने मुलाजिम से कुछ कह रही थी, हमें देखकर चौंक गई। मैंने कहा, मुंह से आवाज निकालोगी तो मारी जाओगी। मैंने मुलाजिम के मुंह पर घूंसा मारा, वो चकरा कर गिर पड़ा, फिर फर्श से न उठ सका। फिर मैंने निर्मला को दोनों बाजुओं के पीछे से जकड़ लिया। बीना ने सिरिंज निकाल कर उसमें सुई लगाई, एक नन्ही सी शीशी से सिरिंज में दवा ली, फिर उसे निर्मला के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। वो दूसरे ही लम्हे बेहोश हो गई। मैंने उसे कांधे पर लाद लिया,
हम तेजी से चलते हुए बाहर आए। मैं पिछली सीट पर निर्मला को लेटाकर उसके पास बैठ गया। बीना कार स्टार्ट करके ड्राइव करते हुए गेट के बाहर आई। फिर हम अपने बंगले की तरफ जाने लगे। दूसरी तरफ पीताम्बर बजाज फिल्म स्टूडियो पहुंचा तो नीली साड़ी और नीले बैग वाली को पहचान कर उसके पास आया। हेलो शिल्पा। औरत बोली, सॉरी मैं शिल्पा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मतलूबा चीजें लाई हूँ। मेरी कार में चलकर बैठो, आराम से गुफ्तगू होगी। वो कार की तरफ चलते हुए बोला, शिल्पा वाकई चालाक है, बहुत मोहतात रहकर काम करती है। वो एक कार में बैठ गए। डमी ने बैग से एक एक दस्तावेज निकाल कर दी। वो उन्हें पढ़कर मुतमईन होता गया। फिर कार के रिकॉर्डर में ऑडियो कैसेट लगाकर उसे सुनाया और वीडियो कैसेट देते हुए कहा, इसे रॉ के डीजी के पास जाकर देख सकते हो। बजाज बोला, डीजी असल दस्तावेजात, ऑडियो और वीडियो मांगेगा। औरत बोली, उसके सामने 2 शराइत पेश करो। उसे कहो आज ही रात को पाकिस्तान में दुर्दाना बेगम के 4 सियासतदानों को पार्टी छोड़कर अपोजिशन पार्टी में जाने पर मजबूर करो, या उनसे कहो अपनी तहरीर देकर रूपोश हो जाएं और ये जाहिर करें कि उन्होंने खुफिया तौर से मुल्क छोड़ दिया है, लेकिन उनमें से किसी भी सियासतदान को खत्म न किया जाए, उन्हें जिंदा रखना होगा। ये काम डीजी वहाँ दहशतगर्दों से करवा सकता है या उन्हें करोड़ों रुपए देकर दुर्दाना की पार्टी से अलग कर सकता है। पीताम्बर बजाज ने पूछा, पाकिस्तानी सियासतदानों से शिल्पा को क्या दिलचस्पी है? वो बोली, तुम कोई सवाल नहीं करोगे। दूसरी शर्त ये मनवाओ कि पहले वो तुम्हें मुख्यमंत्री बनाए, फिर तमाम असल राज उसके हवाले कर दिए जाएंगे। बजाज बोला, रॉ वाले मुझे मुख्यमंत्री बनाकर वो राज हासिल करके गोली मार देंगे। औरत ने कहा, तो अपने तौर पर कोई और शर्त मनवा लो। एक बात कह दूं कि शिल्पा एक नौजवान के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है। वो अंडरग्राउंड माफिया छोड़कर कहीं रूपोशी की जिंदगी गुजारेगी, लिहाजा तुम गॉडफादर बन सकोगे। पीताम्बर बजाज थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मोबाइल फोन के जरिए रॉ के डीजी से राब्ता किया कि उस बंगले के अहाते से मिलने वाली लाश शिल्पा की ही थी। अब वो तमाम अहम राज उसके पास हैं। सबूत के तौर पर उन राजों की नकल पेश कर सकता हूँ। असल तमाम राज उस वक्त पेश करेगा जब उसकी शराइत पर अमल होगा। उसने शराइत बताई। डीजी ने कहा, दुर्दाना के 10 सियासतदान मेरी मुट्ठी में हैं। मुझसे कई तरह के सियासी और माली फायदे उठाते हैं। ये काम आज ही रात को हो जाएगा। तुम पहले दस्तावेजात की नकल लेकर आओ। पीताम्बर बजाज ने कहा, मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि असल राज अपने पास किसी जगह छुपाकर तुम्हारे पास नकल लाऊं। शिल्पा की तरह मैं भी मारा जाऊंगा। मैं अंडरग्राउंड माफिया का गॉडफादर बनने के बाद वो असल राज तुम्हारे हवाले करूंगा। अभी मेरा एक मातहत उनकी नकल लेकर तुम्हारे पास आ रहा है। आज से आपके तमाम जासूस मुझे और मेरी बेटी निर्मला को ढूंढते फिरेंगे, मगर हम किसी को नजर नहीं आएंगे। मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ फोन के जरिए मामला तय होते रहेंगे। उसने फोन बंद किया। फिर उस डमी औरत से कहा, शिल्पा को बता देना मैंने डीजी से क्या बातें की हैं। अपनी दोस्ती और वफादारी का सबूत दे रहा हूँ। वो बोली, आप इत्मीनान रखें। उसने तय किया है कि अपने आशिक जवान के साथ भारत छोड़कर चली जाएगी और मेरे जरिए असली राज की तमाम दस्तावेजात वगैरह तुम्हारे हवाले कर देगी। बजाज ने पूछा, उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? औरत ने कहा, अभी वो अपने इश्क का मामला राज में रखे हुए हैं। लंदन में अपने डैडी की सलामती के इंतजामात करेगी, फिर तुम्हें और बहुत कुछ बताएगी। उसने 4 मोबाइल फोन नंबर नोट करके देते हुए कहा, शिल्पा से कहना अब मेरे लिए भी रॉ वालों की तरफ से खतरा रहा करेगा। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने एक खुफिया बंगले में चला जाऊंगा। वो कार से बाहर आया। दूर उसकी अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी में उसके 2 मुसल्ला मातहत बैठे हुए थे। उसने एक मातहत को वो तमाम दस्तावेजात देकर कहा, रॉ के डीजी के पास जाओ, वो उन चीजों का इंतजार कर रहा है। उससे कहना कि मैं मोबाइल फोन पर उसके फोन का मुंतजिर हूँ। वो मातहत तमाम चीजें लेकर एक टैक्सी में चला गया। दूसरे मातहत ने पूछा, बॉस अगर इजाजत हो तो मैं शिल्पा की गाड़ी का ताकुब करूं, शायद उसकी खुफिया रिहाइश गाह का पता चल जाए। वो बोला, वो शिल्पा नहीं है। तुम लोग नहीं जानते वो कितनी मक्कार है। उसका पीछा करोगे तो वो समझ लेगी कि मेरी नीयत में खोट है। तुम गाड़ी चलाओ। वो ड्राइव करने लगा। मोबाइल फोन का बजर सुनाई दिया। उसने उसे ऑन करके हेलो कहा। दूसरी तरफ से मुलाजिम रामू की आवाज सुनाई दी, मालिक गजब हो गावा, ऊ रंजन एक औरतिया के साथ आवत रहा, हम का बेहोश कर दिया। घर में छोटी मालिकन नाही है, उई भूतनी का बच्चा मालिकन को ले गवा है। वो गुस्से से बोला, हमारे गनमैन कहाँ हैं? जवाब में एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, बजाज साहब मैं आपके इलाके का थाना इंचार्ज बोल रहा हूँ। बाहर एक गार्ड गेट पर और दूसरा आपके बंगले के दरवाजे पर मुर्दा पड़ा है। इस इलाके से किसी ने थाने में इत्तला दी कि आपके बंगले में वारदात हुई है। 2 गार्ड्स का मर्डर हुआ है। मैं फौरन सिपाहियों के साथ पहुंच गया हूँ। बजाज ने कहा, क्या आपने मेरी बेटी को पूरे बंगले में तलाश किया है?
थाना इंचार्ज बोला, जी हाँ, आपके मुलाजिम का बयान है कि आपका होने वाला दामाद रंजन वर्मा किसी औरत के साथ आया था। मैं ये कह सकता हूँ उन्होंने आपकी बेटी को अगवा किया है, मगर अजीब सी बात है, होने वाला दामाद अगवा क्यों करेगा? बजाज बोला, आप अपने तौर पर इंक्वायरी करें, मुझे आने में देर होगी, मैं रंजन वर्मा को तलाश करने जा रहा हूँ। वो फोन बंद करके मातहत से बोला, अपने दूसरे बंगले में चलो, वो जलील कमीना ऐसे वक्त दुश्मनी कर रहा है जबकि मैं शिल्पा का एतमाद हासिल कर रहा हूँ। उधर रॉ वालों को मालूम होगा कि शिल्पा को कत्ल करने के बाद तमाम अहम राज मेरे पास आ गए हैं, तो वो मेरी मौत बनकर मुझे तलाश करते फिरेंगे। वो हर तरफ से मुश्किलात में घिर गया था। बीना ने उसे रॉ के अहम राजों का अमीन बनाकर छुपते फिरने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी तरफ मैंने निर्मला को अगवा किया था। वो अगवा के सिलसिले में पुलिस कार्रवाई करता तो उसे पुलिस वालों के साथ मंजर आम पर रहना पड़ता। इस तरह रॉ के कुत्ते उसे भंबोड़ कर रख देते। फिर फोन का बजर सुनाई दिया। उसने उसे ऑन करके पूछा, हेलो, कौन? आवाज आई, मैं शिल्पा बोल रही हूँ। अभी मेरी मातहत ने फोन पर बताया है कि तुमने रॉ के डीजी से फोन पर बात की है, वो शराइत भी पेश की थी और उन दस्तावेजात की नकल भी भेज दी है। मैं मानती हूँ तुम वाकई दोस्ती का सबूत दे रहे हो। वो बोला, शिल्पा, इधर हमारे दरमियान एतमाद हो रहा है, उधर मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, मेरी बेटी निर्मला को अगवा कर लिया गया है। शिल्पा बोली, क्या कह रहे हो? तुम कोई मामूली शख्स नहीं हो, तुम्हारा रोब और दबदबा है, कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है? बजाज बोला, रंजन वर्मा एक औरत के साथ मेरे बंगले में आया था, उसी ने मेरी बेटी को अगवा किया है। शिल्पा बोली, रंजन वर्मा? ये तो तुम्हारे होने वाले दामाद का नाम था। मैंने सुना था कि वो बहुत अरसे से लापता हो गया है, यहाँ तक कि उसकी मौत का यकीन कर लिया गया है। बजाज बोला, वो जिंदा है, कहीं छुपा हुआ है। वो अंडरग्राउंड माफिया से मेरे ताल्लुक को जान गया था। मैंने उसे खत्म कर देने की कोशिश की, मगर पता नहीं कैसे बच गया। अब वो इंतकाम ले रहा है। शिल्पा बोली, तुम परेशानी में भूल रहे हो कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर और बाइख्तियार नहीं है। हम अभी अपने माफिया के तमाम अफराद मुंबई शहर में फैला देंगे। वो निर्मला को इस शहर से बाहर नहीं ले जा सकेगा। बजाज बोला, वो मेरी बेटी को कत्ल कर सकता है। शिल्पा ने कहा, निर्मला नादान नहीं है, रंजन जैसे दर्जनों जवानों को उल्लू बना सकती है। मैं एक औरत की हैसियत से जानती हूँ, मर्द को एक बार धोखा देकर दूसरी बार भी किस तरह अपना दीवाना बनाया जा सकता है। तुम फौरन अंडरग्राउंड माफिया के जरिए कार्रवाई करो। मैं भी यही कर रही हूँ। बजाज बोला, थैंक यू शिल्पा, तुमने मेरा हौसला बढ़ाया है, मगर एक और मुश्किल है। डीजी को अब तक मालूम हो चुका होगा कि तमाम अहम राज मेरे पास हैं। अब उसके जासूस मुझे तलाश करेंगे। शिल्पा बोली, परवाह न करो, तुम रूपोश रहो, मैं आज रात निर्मला को ढूंढ निकालूंगी। तुम रॉ वालों को मालूम न होने दो कि मुश्किलात में फंसे हो। अगर पूछा जाए तो ये कह देना कि तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल चुकी है। मुझ पर भरोसा करो, सुबह से पहले निर्मला तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वो बहुत ज्यादा एहसानात मानता रहा, उसका शुक्रिया अदा करता रहा। फिर फोन का राब्ता खत्म हो गया। वो मुस्कुरा कर सोचने लगा, कोई बादशाह सलामत बन जाए, पूरी दुनिया को तख्त शाही बनाकर ताज पहन कर बैठ जाए, लाखों की तादाद में फौज और जदीद असलहा रख ले, फिर भी जहानत से मार खा जाता है। खुसूसन सियासत में ईंट का जवाब जहानत और मक्कारी के पत्थर से दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।